नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज की कक्षा में अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11-12 की पुस्तक है। इसके पाठ 2 को देखेंगे, जिसका नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनेंगे दोस्तों, हम वो सभी प्रश्नोत्तर भी देखते चलेंगे एवं इसका सार भी स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। पत्रकारिता के विविध आयाम। इस पाठ में हम क्या देखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पाठ में पत्रकारिता, पत्रकारिता क्या है, समाचार, समाचार की कुछ परिभाषाएं, समाचार क्या है, समाचार के तत्व, संपादन, संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के अन्य आयाम, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार में खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। तो ये सब हम देखेंगे, एक नजर में इसको देख लेते हैं। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ हिस्स घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी है। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इस सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है, उसमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कई प्रकार हैं, उनमें खोजपरक पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। पत्रकारिता अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं। कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर। भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है, क्या हालचाल है, या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार है। रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए। इनमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी, नया और ताजा समाचार जानने की, पिछले कुछ घंटों का हाल जानने की, या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलाव की जानकारी। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशल क्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं हो रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। पत्रकारिता क्या है? हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सब सहायता करती हैं।
इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। समाचार हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं या टेलीविजन और रेडियो पर समाचार सुनते हैं या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते हैं और पढ़ते हैं। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में मिलते हैं और समाचार समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गतिविधि देख लेते हैं। अपने शहर या पास के शहर से प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ को ध्यान से पढ़िए। उन दोनों समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचारों की अलग-अलग सूची बनाइए। इसके बाद देखिए कि कौन से समाचार दोनों समाचार पत्रों में छपे हैं और कौन से समाचार ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्रों में अलग-अलग हैं। ऐसा क्यों है, इस पर अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो आगे आइए देखते हैं। समाचार की कुछ परिभाषाएं। प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। तो समाचार क्या है, ये देख लेते हैं। इतना तो आप जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा क्यों? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? यह हर बात समाचार क्यों नहीं है, जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हाल चाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता है? निश्चय ही मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों से आपकी कुशलक्षेम और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारे नजदीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होती। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं और मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी
किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं तथा यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार लीड स्टोरी हो सकता है और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों में पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है, तो संभव है कि कोई अन्य चैनल इराक में युद्ध या आर्थिक विकास को लेकर कि दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को अपनी मुख्य खबर बनाए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे हाँ, आगे देखते हैं हम। आगे है दोस्तों, लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं समाचार क्या है। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं, भिन्नताएं लिए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में न जानकारी भी न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मजा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। समाचार के तत्व क्या है देखते हैं। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं, दुर्घटनाओं और विपदाओं के समय वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है
जब उसमें निम्नलिखित से कुछ अधिकांश या सभी तत्व शामिल हो: नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा। आइए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक-एक कर विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवीनता। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताजा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। तो समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल होना जरूरी है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से वासी भी होते चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से बासी भी हो चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन समय सीमा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। जब तक कि समाचारों को वह कवर पर पाता है, मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। आइए इधर देख लेते हैं गतिविधि में क्या है। आपके शहर या कस्बे के सामाजिक जीवन, संस्कृति और मानवीय संबंधों आदि में पिछले 2 वर्षों में क्या परिवर्तन आए हैं, यह जानने के लिए ऐसे 5 वरिष्ठ लोगों से बातचीत कीजिए जो पिछले 3 वर्षों से उसी शहर या कस्बे में एक शिक्षक, दुकानदार, वकील, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हों। एक प्रश्नावली बनाकर उनसे इंटरव्यू कीजिए। उनसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि पिछले 2 वर्षों में आपका यह शहर या कस्बा कितना बदल गया है। इस बदलाव का वहाँ के सामाजिक जीवन और संबंधों पर क्या असर पड़ा है, इन बदलावों के क्या कारण हैं, उनसे मिली जानकारी के आधार पर 350 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। क्या यह एक दिलचस्प समाचार हो सकता है? इस पर अपने शिक्षक और साथी के साथ चर्चा कीजिए। आइए देखते हैं। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वर्षों से मौजूद है, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है। कुछ घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती, बल्कि
जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या-क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है, लेकिन यह एक ऐसी समाचारी घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है कि घटना का ताजा होना ही जरूरी नहीं, नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है कि सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है। यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती है, लेकिन यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी समस्याओं को भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्थानीय समाचार में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज्यादा है जो उसके पाठकों के ज्यादा करीब हुई है। वे ध्यान रखिएगा। आइए पहले इसको भी देख लेते हैं क्या है गतिविधि में। तो ये गतिविधि पुनः वही है कि आप अपने शिक्षकों के साथ जो है मिलकर के जो है क्या करिए, तो चर्चा कीजिए। गतिविधि में देख लेते हैं। एक स्थानीय समाचार पत्र में अपने शहर या जिले, पड़ोसी राज्यों, दूर दराज के राज्यों और विदेशों की खबरों की सूची बनाइए और देखिए कि कुल खबरों में कितने स्थानीय, कितनी पास पड़ोस के राज्यों की और कितनी खबरें विदेश की हाँ, कितनी खबरें विदेशों की है। क्या अखबार स्थानीय खबरों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? स्थानीय खबरों और विदेशी खबरों का अनुपात क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके समाचार पत्रों में विदेशों की और खबरें होनी चाहिए? क्या आपको लगता है समाचार पत्र में आपके शहर और जिले को छोड़कर आसपास के जिलों, शहरों या राज्यों की खबरें कम है? क्या ऐसी खबरों का अनुपात बढ़ना चाहिए? इस पर अपने शिक्षक और साथी के साथ चर्चा कीजिए। तो आगे देखते हैं। उसके पाठकों के ज्यादा करीब हुई है, इसका यह एक कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहां के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है। पत्रकारिता के मूल को देख लेते हैं आगे। तब फिर इधर बढ़ते हैं प्रभाव की तरफ। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। पत्रकार रोज का इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता चलता है। उसका काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है, लेकिन वह इतना आसान होता नहीं। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग न भड़के। वह सच्चाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता। बलात्कार के मामलों में वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का न पहुंचे। समाचारों में पत्रकारों में अपेक्षा की जाती है
पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें ताकि उनके समाचारों से बेवजह और बिना ठोस सबूतों के किसी भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज में अराजकता और अशांति फैले। तो आइए प्रभाव को देखते हैं इधर। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से कि जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जाहिर है जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की उसमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसी दृष्टि से इसके समाचारी महत्व को आंका जाना चाहिए। जनरुचि देख लेते हैं। जनरुचि किसी विचार घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उनके बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह टारगेट ऑडियंस होता है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़-मरोड़ की प्रक्रिया काफी तेज हुई और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियाँ कोई स्थिर चीज नहीं है, गतिशील हैं। कई बार उसमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है, लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। आगे देखते हैं। टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं कि यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून-खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं, बल्कि खेलों में जब 2 टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने-माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो गया तो यह खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है। जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके राय विचार हैं। उनके मुद्दों पर उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं और कहीं यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। उपयोगी जानकारियां। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी
किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों के तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी होती है। अनोखापन में देखते हैं, एक पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है वही समाचार है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती हैं। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौकों पर यह देखा गया है कि इस तरह समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया है। कई बार यह देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ से काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। भूत प्रेत के किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने से भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पाठक वर्ग में देख लेते हैं क्या है। आम तौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह है कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज्यादा महत्व मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापनदाताओं की इन वर्गों में ज्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वर्ग में समाचार माध्यमों में इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमजोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नीतिगत ढांचा, विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस नीति को क्या कहते हैं, संपादकीय नीति कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। संपादन क्या है? जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी। समाचार और संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक और उपसंपादक आदि निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम की पर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से है कथन।
संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उपसंपादक अपने रिपोर्ट की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, तर्जनी तथा तथ्य व्याकरण वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाँटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। संपादन के सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। तो पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, स्रोत, सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। आइए अब इन सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। तो यहाँ देखिए, तथ्य बनाम सत्य, 6 अंधे और एक हाथी की कहानी है। आपने 6 अंधों और एक हाथी की कहानी सुनी होगी। यह भारतीय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फर्क को काफी अच्छे ढंग से उजागर करता है। 6 अंधों में एक बहस छिड़ गई कि हाथी कैसा है और फिर उन्होंने इस बहस को खत्म करने के लिए स्वयं हाथी को छूकर तय करने का निश्चय किया कि हाथी कैसा होता है। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा, यह दीवार की तरह है। दूसरे ने उसके दांत को छुआ और कहा, नहीं, यह तलवार की तरह है। तीसरे के हाथ उसकी सूंड आई और उसने कहा, यह तो सांप की तरह है। चौथे ने उसका पैर छुआ और जोर से चिल्लाया, तुम पागल हो, यह पेड़ की तरह है। पांचवें के हाथ हाथी का कान आया और उसने कहा, तुम सब गलत हो, यह पंखे की तरह है। छठे अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला, बेवकूफों, हाथी, दीवार, तलवार, सांप, पेड़, पंखे में से किसी की भी तरह का नहीं होता, यह तो एक रस्सी की तरह है। हाथी तो चला गया और 6 अंधे आपस में लड़ते रहे। हर एक अपने तथ्यों के आधार पर हाथी की अपनी सच्ची छवि पर अडिग था। तो ये कहानी थी छोटी सी। आइए हम यहाँ देखते हैं तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, एक्यूरेसी। तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता को हम देखते हैं। तो एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसे उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हों
और संपूर्ण घटना या प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें थोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी को ही ले, वे तथ्य या सूचनाओं को हर अंधे ने हाथी को छूकर प्राप्त किया अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी तो पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर किसी संदर्भ में उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्व पूर्ण होना या कई तथ्यों को मिलाकर देखना आवश्यक है। उस स्थिति में तथ्य यथार्थ की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं वस्तुपरकता क्या है। तो वस्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता को और तथ्यपरकता के बीच में काफी समानता भी है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी ये दोनों अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौके पर इस तरह की छवियां वास्तविक भी हो सकती हैं और वास्तविकता से दूर भी हो सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों से अधिक हमें यह मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर कदम, हर पल सूचनाएं प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस्कृतियों और सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। वैसे ही यह सच है कि यह दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी। इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे। इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। निष्पक्षता देख लेते हैं क्या है। फेयरनेस, तो फेयरनेस को देखते हैं। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसके राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मामलों के लिए तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्रोत और पत्रकारिता देख लेते हैं क्या है। पत्रकारिता और स्रोत के आपसी संबंधों से भी किसी समाज में पत्रकारिता का स्वरूप निर्धारित होता है। आमतौर पर समाचारों के विविध और बहुल स्रोत होते हैं। मीडिया में विविधता के लिए आवश्यक है कि समाचार के स्रोत भी विविध हों। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में विविधता को लेकर अनेक सवाल उठाए गए हैं और कुछ अनुसंधान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मीडिया में विविधता की कमी आ रही है। इसका मुख्य कारण उनकी बने बनाए स्रोतों और पकी पकाई सूचनाओं पर बढ़ती निर्भरता है। दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान, ध्यान रखिएगा, दूसरे खाड़ी युद्ध के दौरान जड़ित पत्रकारिता, एम्बेडेड एम्बेडेड पत्रकारिता पर काफी चर्चा हुई और इस संदर्भ में पत्रकारिता के आदर्शों और मानदंडों को लेकर सवाल उठाए गए। दरअसल इराक युद्ध के दौरान
युद्ध कवर करने गए पश्चिमी देशों के पत्रकार अमेरिका के सेना के साथ संबद्ध हो गए और अमेरिकी सैनिक सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर वे समाचार भेजते थे। इस तरह वे अमेरिकी सेना के साथ संबद्ध या जड़ित थे। इस तरह के पत्रकार युद्ध की वस्तुपरक और संतुलित रिपोर्टिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनका एकमात्र स्रोत अमेरिकी सेना थी और उनका इस्तेमाल काफी हद तक सैनिक प्रोपेगेंडा के लिए किया गया। पहले और दूसरे दोनों ही खाड़ी युद्धों के दौरान सूचना स्रोतों में विविधता न होने के कारण लोगों को युद्ध की पूरी तस्वीर नहीं मिल पाई। तो ये ध्यान रखिएगा। पत्रकार की बैसाखियां संदेह करना पत्रकार का गुण है, उसे चीजों की तह तक जाने की आदत डालनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, संदेह करना किसका गुण है? पत्रकार का। एक तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव की शुरुआती कदम है। अगर संदेह न हो और सवाल न उठाए जाए तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि इससे पत्रकारिता के मूल्य न प्रभावित हों। इसके लिए पत्रकार को चार बैसाखियों का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए। यह बैसाखियां संकट या दुविधा के समय उनके काम आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण कथन है। पहली बैसाखी है सच्चाई, विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। उसे बयानों की को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार में अफवाहों को जगह न मिले। दूसरी बैसाखी है संतुलन। सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बावजूद यह अनिवार्य है कि तथ्यों, बयानों और आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए। विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखना जरूरी है। एक पक्षी समाचार असंतुलित होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक पक्षी समाचार क्या होगा? असंतुलित होगा। तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता। किसी पत्रकार के लिए निष्पक्षपात अपशब्द की तरह है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं हो सकता वह पत्रकार नहीं हो सकता। पक्षपात करने वाले पत्रकार को उसके पाठक ही खारिज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय न व्यक्त करे। चौथी बैसाखी है स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से भिन्न है। हो सकता है कि कोई समाचार लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया हो, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। समाचार से कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छोटे और सीधे रहें तथा उनमें कोई उलझाव न हो। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्यायसंगत होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। संतुलन का अर्थ होता है बैलेंस। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वही पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने-अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या इससे मिलती-जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा यह एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो या उसका
सही साबित होना काफी संदिग्ध हो, लेकिन घोषित अपराधियों या गंभीर अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ। आगे देखते हैं। संतुलन का सिद्धांत अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए। स्रोत क्या है? स्रोत देख लेते हैं। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना चाहिए। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहाँ हम एक पत्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो। वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। कुछ जानकारियां बहुत सामान्य होती हैं, जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है, और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है, उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर एक सामान्य जानकारी है, जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत नहीं होता। वह किसी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं होता। वह घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। इसलिए यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या अन्य किसी की भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है, तो निश्चय ही वह खुद 10 लोगों के मरने के समाचार का स्रोत हो सकता है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो ये भी देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ। आगे देखते हैं पत्रकारिता के अन्य आयाम। तो पत्रकारिता के अन्य आयाम में क्या है? समाचार पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। पत्रकार के समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून पत्रकारिता के हिस्से हैं, अहम हिस्से हैं। समाचार पत्र में इसका विशेष स्थान और महत्व है। इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। तो ये ध्यान रखिएगा। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर, ये महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ से देख लीजिएगा। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर संपादित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। फोटो पत्रकारिता
ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिख कर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ गया है। सच में, यहाँ देखिए एक चित्र है। सच में बच्चों पर इस तरह बोझ बढ़ाना बहुत ही क्रूरता है। मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ दिख रही है, ये दिखा रहा है ना, आर के लक्ष्मण का एक कार्टून, टाइम्स ऑफ इंडिया से। आभार। यहाँ देखिएगा कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ, ये ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों पर ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ आगे देखते हैं हम समाचार पत्रों के कुछ प्रमुख प्रकार। खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई और उपाय नहीं रह गया। खोजी पत्रकारिता का एक ही नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आता है। ये ध्यान रखिएगा, स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आता है खोजी पत्रकारिता का। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है। जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो, तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प रखती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। विशेषीकृत पत्रकारिता देखते हैं क्या है। तो पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संपादकीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है, ये देख लेते हैं। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना, इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है।
समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उनके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। तो यहाँ ये देख लिया, आगे देखते हैं गतिविधि क्या है। यहाँ तो पत्रकारिता के कुछ खास प्रकार हैं, जैसे खोज परख, विशेषीकृत, वाचडॉग, एडवोकेसी पत्रकारिता। विभिन्न समाचार पत्रों से इन प्रकारों के 5-5 नमूने इकट्ठे करके फाइल में चिपकाएं। तो ये आप बच्चों के लिए है। आगे देखते हैं, मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह की मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को व्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता। उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते। वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान, ये देख लेते हैं क्या है। देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविजन और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है या तेज हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार क्लास मार्केट को आम बाजार मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी-कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि अधिकांश मौकों पर यही लगता है कि लोग गुमराह उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना रंजन
इंफोटेनमेंट के चैनल बनकर रह गए हैं जिसमें सूचना कम और मनोरंजन ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी कोक जैसा एक उत्पाद बन गया है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। दरअसल उपभोक्ता समाज का वह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति और व्यापारीकृत मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और उस वास्तविक समाचारी घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं भी और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया व्यापार को हड़पने की होड़ में ज्यादा से ज्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की जरूरत किनारे की जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये भी कथन महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता, इसे पीत पत्रकारिता भी कह सकते हैं, और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही। इसका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, जैसे ब्रिटेन का टेबलॉयड मीडिया और भारत में भी ब्लिट्सर्ट जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। पेज 3 की भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी हाईलाइट हो जाए, आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। लेकिन इस पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया। तो ये भी यहाँ महत्वपूर्ण है तथ्य। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं, अनेक समाचार चैनल हैं। सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहिए। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। विविधता समाप्त होने के साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया और अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पैठ बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्मकेंद्रीय, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है ही, साथ ही समाचारों की पीटी पिटाई और धारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भी महत्वपूर्ण है। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा पत्रकारिता जो है यहाँ पे पूर्ण हुआ दोस्तों, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम अगले पाठ में या अगले कक्षा में देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनेंगे एक पूरी प्रश्नोत्तरी ही हम कराएंगे। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आपको अगले
कक्षा में जो है इससे प्रश्नोत्तरी मिल जाएंगे दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होंगे वो परीक्षा की दृष्टि से आपको हम स्पष्ट करा देंगे। तो इन्हीं के साथ दोस्तों अब हम अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।